आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। तो हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो गए हैं ना, जो क्लास 10th ज्योग्राफी भूगोल है उसका जो इकाई 1 का क्या है क लेक्चर नंबर 5 है। इसमें की क्या है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न है। ठीक है, जो इस पाठ से प्राकृतिक संसाधन से जितने भी प्रश्न संबंधित है सभी इसमें हम कवर करेंगे। इससे पहले हम पाठ को पढ़ा चुके हैं, अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं जो इस पाठ के प्रश्न है उनके बारे में। तो पाठ का जो प्रश्न है क्या है, पहला प्रश्न है जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है ना। पंजाब में जो है वो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना। क्या वो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, वन उन्मूलन या गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? सही उत्तर जो होगा कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? क्या हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार का मैदानी क्षेत्र में है, उत्तराखंड में है? तो सोपानी कृषि जो है वो कहाँ है प्रचलित? उत्तराखंड में, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? क्या वो उत्तर प्रदेश में है, या राजस्थान में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है? तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन क के बाद क्या है ख, तो राजस्थान आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? क्या बेंजीन है, यूरिया है, एड्रीन है, या फास्फोरस है? तो मेढक के प्रजनन को जो नष्ट करने वाला रसायन है उसका नाम है एंड्रीन। तो हमारा ऑप्शन ग हो जाएगा आपका जो सही उत्तर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो अभी तक आप पाठ नहीं पढ़े हैं तो जरूर जाके पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें हम इन सारी बातों को पढ़ाए थे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है क्या है? क्या बलुई मिट्टी होगा, रेगुर मिट्टी होगी, लाल मिट्टी, या पर्वतीय मिट्टी? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी मृदा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ख सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर कि प्रश्न जो लघुत्तरीय है आपके बुक का वो सारा प्रश्न है ना। जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। आपको बताना है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, और इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है? तो इसका जो उत्तर है तो देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है ना। किस किस राज्य में? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? तो गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि सारी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, यदि लग रहा होगा कि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर पसंद आ रहा हो, आपके काम का चीज है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे कि प्रश्न संख्या 2 है, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं ना। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा? पहाड़ी ढलानों पर, जो पहाड़ के जो ढाल होता है ढलान ना, तो पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को
समुच्च कृषि कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहाड़ी ढलान पर ना जल के तेज बहाव से बचने के लिए, मतलब जल का जो तेजी से बहाव आता है उससे बचने के लिए सीधी नुमा ढाल बनाकर ना, सीधी के जैसे ढाल बनाकर जो की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं, समुच्चय कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है ना, इससे जो मृदा जो कट के अगर बहता है तो उसको क्या रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, ये देखते हैं, प्रश्न संख्या आपके बोर्ड पे है 3। क्या है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। जो पवन अपरदन वाले क्षेत्र है उसमें कृषि की कौन सी जो है पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टी का कृषि श्रेयस्कर है ना। पट्टी का कृषि क्या है, अच्छा होता है, श्रेयस्कर है। जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करती है ना, जो क्या करती है कि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करती है। आपके बोर्ड पर अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। क्या है, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है, वहां की मृदा की क्या विशेषता है ना। भारत के किन भागों में जो है डेल्टा का विकास हुआ है और उस मृदा का वहां के जो है वो क्या विशेषता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है ना। तो गंगा नदी द्वारा कहा, पश्चिम बंगाल में, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इन क्षेत्रों में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है ना। इस मिट्टी का जो जलोढ़ मिट्टी है, पाठ में भी पढ़ाया था कि इसका जो गठन है वो बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है ना। जलोढ़ मिट्टी का जो रंग है वो कैसा होता है, तो धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है ना। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर ना। 5 नंबर जो लघुतरीय प्रश्न है ना, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल का जो चक्र है ना मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो 2 धान्य फसलों के बीच एक दलहन की फसल को उगाना ना, 2 फसलों के बीच में क्या है कि एक दलहन फसल को उगाना फसल चक्रण कहलाता है। इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरी कारक जीवाणु पाए जाते हैं ना। दलहन की पौधों की जड़ों में जो है वो नाइट्रोजन स्थिरी कारक जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे कि जो जमीन का जो है, मिट्टी का जो है उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। तो फसल चक्रण। अच्छा, यहाँ पर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे लघुतरीय प्रश्न की ओर। लघुतरीय प्रश्न में पहला प्रश्न जो है वो आपके बोर्ड पर क्या है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है ना। तो देखिए, अति सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है, मतलब अधिक सिंचाई से, अधिक पानी देने से ना। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इससे भूमि का निम्नीकरण हुआ है ना। कहां कहां, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इससे भूमि का जो है निम्नीकरण हुआ है। जलाक्रांतता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं ना, लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति घटते जाती है और भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। जलाक्रांतता एक बड़ी समस्या है जो मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ना। जलाक्रांतता जो है एक बड़ी समस्या है जो मृदा के अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। किस पर, मृदा संरक्षण, मृदा के बचाव पर एक क्या है, निबंध लिखना है।
तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है ना। जो है विविध जीव समुदायों का क्या करती है, पोषण भी करती है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है और देश की नियति का भी निर्धारण करती है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है ना। मृदा निर्माण जो है क्या है, एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाती है। हम पाठ में भी इस बात को पढ़ाए हुए हैं ना। यहाँ पर मृदा हो जाएगा, मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है ना। मृदा का जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, भूक्षरण कहलाता है। यह मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। मृदा क्षरण कई कारणों से, जैसे वायु और जल के तेज बहाव से, जलाक्रांतता से, अति पशुचारण से, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रियाओं द्वारा होता है। वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि, फसल चक्रण, समुच्चय कृषि इत्यादि द्वारा भूक्षरण को रोकना मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका है ना। देखिए कृषि द्वारा, वृक्षारोपण द्वारा, पट्टिका द्वारा, फसल चक्रण द्वारा, समुच्चय कृषि द्वारा, इस सभी के द्वारा भूक्षरण जो है उसको रोकना, भूक्षरण को रोकना मृदा संरक्षण का क्या है, मुख्य तरीका है। उसके बाद क्या है कि वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है ना। वृक्षारोपण जो है मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा को बाधा पहुंचाती है और इनकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और इनसे जो पत्ता प्राप्त होता है उससे क्या होता है कि मिट्टी की जो ह्यूमस है उसमें गुणवत्ता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा संरक्षण में सहायक होता है। यदि हम लोग रासायनिक खाद की जगह कौन खाद, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो वो भी मृदा का संरक्षण के लिए में सहायक होता है। फिर बढ़ते हैं इस पाठ के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न है क्या, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, मतलब न के बराबर है। देखिए भारत में जो है बहुत पशुधन है, मतलब कि पशु गाय भैंसी बकरी सब है ना, लेकिन इसके अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य मतलब न के बराबर है। कैसे है, स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न है ना बहुत लंबा है थोड़ा, तो ले सकते हैं इधर करके उधर करके, जैसे स्क्रीन, हाँ चलिए यहाँ से आप लोग ले लीजिए पूरे स्क्रीनशॉट, एकदम कॉपी में छाप के अच्छे से लिखिए, याद कीजिए। आप पूरे तैयारी के साथ एकदम जुड़ जाइए ज्ञानी बाबा 875 चैनल में, ताकि आपका जो 10वां का तैयारी है पूरा एकदम घर बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, वो भी अच्छे से, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है कि भारत में, चलिए तो इसका जो देखते हैं उत्तर क्या होगा। भारत में पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है ना। भारत में जो है पशुधन के मामले में भारत जो है बहुत क्या है, अग्रगण्य देशों में शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है ना। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है ना। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान का कारण निम्न है ना। देखिए उन्नत पशु नस्लों की अपर्याप्तता, मतलब अच्छे जो पशु है उसके अच्छे नस्ल वाले पशु की जो क्या है कमी है ना। चारागाह के लिए भूमि की कमी,
अब उस गाय भैंसी को चराने के लिए क्या है कि भूमि का कमी है। उसके बाद पॉइंट जो है वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव ना, वैज्ञानिक प्रणाली और तकनीकी ज्ञान का भी क्या है अभाव है। उसके बाद क्या है कि बढ़ती जनसंख्या का अति दबाव, इसका भी ये भी कारण है कि बहुत अधिक जनसंख्या हो गया जिसके कारण जो चारागाह के लिए जमीन खाली नहीं रह पाता है। अच्छा, पूंजी का अभाव इत्यादि, पूंजी का भी अभाव के कारण हो सकता है ऐसा। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना न भूले। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे जल संसाधन पाठ लेकर। जो इसके बाद वाला पाठ अभी प्राकृतिक संसाधन था, अब अगले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। ठीक है, जो ये चैप्टर है जल संसाधन, एक एक टॉपिक एक एक बात हम यहाँ से आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।